सीएमए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के जो हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं इंस्टीट्यूट द्वारा, आज हम वो सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। ऑलमोस्ट टोटल कुछ 147-150 एमसीक्यूज है, जिसमें से स्टार्टिंग के 50 एमसीक्यूज आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टू एंड तक सब। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इन शॉर्ट वो बोल रहा है कितने टाइप के मेथड है उसमें से ढूंढो कौन सा टाइप नहीं है डेप्रिसिएशन का। सर पहला सिंकिंग फंड मेथड, यस सर ये तो एक मेथड है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड ये भी है, वर्किंग आवर मेथड भी है, लेकिन एसेट्स लाइफ साइकिल मेथड नाम का कोई मेथड नहीं है। तो सर इसका मेन आंसर, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा D1। D1 is our appropriate answer for the MCQ number 1. Next one, are resources owned by the business with the purpose of using it for generating future profit is known as। जो रिसोर्सेस को हम यूज करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वैसे रिसोर्सेस को हम क्या कहेंगे, वैसे एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी या सरप्लस। देखो यहाँ क्या बोला है, जो रिसोर्सेस की बात कर रहा है वो एक्सपेंडिचर की बात है, रिसोर्सेस की बात कर रहा है। अगर एक्सपेंडिचर होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। क्या बोला, रिसोर्सेस कौन सा यूज करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो डेफिनेटली हम एसेट्स को यूज करते हैं हमेशा फ्यूचर प्रॉफिट यूज करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, आउटवर्ड इनवॉइस इशूड इज द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये हमारा सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन है। हम जब सब्सिडरी बुक कर रहे थे, यहां तक मैंने ये भी कहा था कि फाउंडेशन के सब्सिडरी बुक के एमसीक्यूज आपको हेल्पफुल होगा। बता दूं मैं, यही एमसीक्यू फाउंडेशन में भी और यही एमसीक्यू आपका इंटरमीडिएट में भी है। ये बोल रहा है आउटवर्ड इनवॉइस इशू हम कहाँ किसको करते हैं। एक बात समझिए कि आउटवर्ड जो इनवॉइस होता है, आउटवर्ड की बात करो सेल्स रिटर्न बुक में होता है। किसमें होता है, सेल्स रिटर्न बुक। आउटवर्ड सेल्स रिटर्न बुक में होता है। मैंने याद रखने तरीका बताया जब मैं सब्सिडी बुक करवा था। अगर आप सब्सिडी बुक के नोट्स आपके पास होंगे तो ओपन करके देख लीजिएगा। आउटवर्ड जो है सर सेल्स रिटर्न बुक में आता है, सेल्स रिटर्न बुक। अब हमारे पास परचेस बुक है, ये नहीं है, सेल्स बुक है, नहीं है। रिटर्न इनवर्ड बुक यही है सर। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, इनवर्ड सेल्स किया था वापस आया, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। तो उसका एप्रोप्रिएट आंसर C1 थर्ड वन सेल्स रिटर्न बुक रहेगा। Which of the following is a capital nature, पूछ रहा है इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन शॉर्ट पूछा जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है बताओ। सर कमीशन और परचेस डेफिनेटली रेवेन्यू, ये नहीं आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी नहीं आएगा, रेंट ऑफ फैक्ट्री भी नहीं, सब के सब प्रॉफिट लॉस में जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। ये देखो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये हमारा कैपिटल नेचर है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट वन सर, Which of the following is not a fundamental accounting assumption? या कीजिए CAG, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, गोइंग कंसर्न, ये तीन हमारे अकाउंटिंग फंडामेंटल थे सर। इसका मतलब ये है और ये है, ठीक है, बट मटरलिटी नहीं है। मतलब इसका आंसर रहेगा अपना D1 मटरलिटी, फिफ्थ का आंसर रहेगा D1। ठीक है, देखो CAG मैंने याद करवाया था आपको बेसिक फंडामेंटल वाले में, फर्स्ट मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन है। फिर है एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मटेरियलाइज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं सर हम कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं उसे सर हम कंटीजेंट लायबिलिटी, दैट इज ये वाला सर, विच इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल, अगेन पूछ रहा है बताओ इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहला बोला है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वर्क। अरे भाई ये सब तो रेवेन्यू वाले, ये कैपिटल नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है, मतलब ये भी रेवेन्यू वाला है, ये भी नहीं है। टैक्सेस लीगल भी रेवेन्यू वाला है, ये भी नहीं है। नन ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर, नन ऑफ द अबव। D1 रहेगा, D1। ठीक है, डैश इज स्पेशली सूटेड टू माइन ऑयल। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन का हिस्सा है जो माइन ऑयल के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं हम डिप्लेशन। डिप्लेशन जब ऑयल माइन के वहां से किसी चीज का वैल्यू कम होता है तो वहां पे उसको कहते हैं हम डिप्लेशन। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट में हम अमोर्टाइजेशन, फिक्स टेंजिबल में हम डेप्रिसिएशन, ऐसे अलग अलग नाम थे हमारे पास डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, किसका क्रेडिट बैलेंस होगा। कॉमन सेंस लगाओ, इनकम, गेन और लाइबिलिटी, इन दिन का क्रेडिट बैलेंस होता है सर। असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट बैलेंस होता है। तो प्लांट मशीन डेबिट बैलेंस है, छोड़ दो।
लोन हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका आंसर रहेगा लोन अकाउंट। इज दैट क्लियर? लोन अकाउंट हमारा क्रेडिट, जैसे परचेज भी सर हमारा डेबिट बैलेंस है, नन ऑफ तो है ही नहीं, ये आएगा आंसर B1। ठीक है, 9th का B1। आगे बढ़ते सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू। अब पूछता रेवेन्यू कौन सा बताओ उसमें से। अब तक 2 क्वेश्चन था कैपिटल वाला। कंज्यूमेबल स्टोर ये रेवेन्यू है, डेली यूज होने वाला। टैक्सेस लीगल एक्सपेंस ये भी रेवेन्यू है। रेंट भी रेवेन्यू है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा। D1, 10 का D1। जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आई सजेस्ट यू प्लीज आप लोग भी रीड करो, खुद से सोचो कौन सा कहां पे है। तो मेरे बताने से पहले खुद से दिमाग में कुछ आंसर आ जाए तो बोलो, भले कमेंट बॉक्स में ना सही, बट यहाँ पे आपने सामने बोल लगना चाहिए हाँ हम पढ़ाई कर रहे, टाइम पास नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, विच द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व फॉर फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर करते हैं, फॉलोइंग पर्पस पूछ रहा है। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये। हाँ ये राइट है। टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी, हाँ ये भी राइट है, हम चेक करते भाई लेजर जो बैलेंस है हमने ट्रांसफर किया बराबर किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट वन, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं ना, याद है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ता है, ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट बना नहीं सकते हम लोग, तो उसकी मदद मिलती है। तीनों भी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों भी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 11 का D1, 11 का D1। 12 पे आ जाओ। The basic principle of concept is that business assume to exist for identified period। चलते रहे बिजनेस हमारा, चलता रहे, बस चलता रहे और चलता ही रहे। इट्स कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न, बराबर है। ओके, नेक्स्ट वन, परचेस ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। हमने लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप को डेबिट करना चाहिए, बट थोड़ा सी मूर्खतापन कर गए, हम भूल गए और हमने लैपटॉप के जगह पे परचेस लिख दिया। पूछ रहा है बताओ ये तुम्हारी कौन सी वाली गलती है। सर हमें मालूम है कि लैपटॉप परचेस करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हमने प्रिंसिपल रूल्स में आगे पीछे किया है, उसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ, ऐसा कौन सा इसमें से जो 4 बुक दिया हुआ है, कौन सा बुक को हम लेजर भी कहते हैं और जर्नल भी कहते हैं। तो सर कैश बुक है, कैश बुक है, याद कीजिए कैश बुक है। कैश बुक को हम सब्सिडी लेजर में भी लिखते हैं, ठीक है। तो सर कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर बोथ। चलिए बढ़िया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया बॉस। ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन का 1.5 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 10,000। इफ डेप्रिसिएशन 10% दे के रखा है तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, रेसिडुअल वैल्यू वाला, परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। WDV मेथड फॉलो कर, मतलब हमेशा अंडर द WDV मेथड वी आर ऑलवेज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द बैलेंस अमाउंट। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करा, बट डेप्रिसिएशन कौन सी ईयर का चार्ज करना है वो इंपॉर्टेंट है, 3rd ईयर का। मैं यहाँ पे छोटा सा वर्किंग करता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट दिया 1,50,000 सर, और रेसिडुअल वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हम परसेंटेज वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले सर 1,50,000 पे 10% दैट इज 15,000 आ जाएगा, तो ये बचेगा 1,35,000, बरोबर है। अब ये हो गया फर्स्ट ईयर का, मुझे 3rd ईयर का जानना है। अब सेकेंड ईयर का मेथड कौन सा है सर, WDV मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दी बैलेंस अमाउंट, मतलब 13,500 आएगा। माइनस करेंगे, डिंग डिंग डिंग, और ये डिंग कॉमर्स तरीका 1 1 और 2। अब इसका 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम, 3rd ईयर का चाहिए, दैट इज 12150 है क्या आंसर हो, 121, ये देखो ये रहा। दैट्स इट, कैलकुलेशन करना समझना आपको आना चाहिए, दैट्स इट। आंसर हमारा इसका 15 का C1। इससे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने का समझने का, अगर ये परसेंटेज नहीं होता तो माइनस करते, कहीं तो लाइव दिया होता डिवाइड करते, हम निकालते आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 16 बढ़िया है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे सारे। कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000 है, जब परचेस किया उस टाइम पे 10,000 का एक्सपेंडिचर और लगा जो कैपिटलाइज है, स्टेट पर मतलब बनता है 90 + 10 इज इक्वल टू 1 लाख का कॉस्ट बन गया। रेसिडुअल वैल्यू 20 दिया है, एस्टिमेट लाइफ 8 इयर्स है, SLM एड फॉलो करना है, जो मैं अभी ऊपर बता रहा था ना, ऊपर हमने परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे रेसिडुअल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेसिडुअल फॉर्मूला में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स। तो सर 90 + 10 इज इक्वल टू 1 लाख, माइनस 10,000 का रेसिडुअल है, डिवाइड बाय, सॉरी रेसिडुअल अपना 20,000 का है,
तो 1 लाख माइनस 20 इज इक्वल टू 80,000. 80,000 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 10,000 आएगा डेप्रिसिएशन. एसएलएम मेथड है फर्स्ट वन. 16 का ए आंसर आएगा. 16 का ए आंसर आएगा सर. कैपिटल हमारा 24,000 है स्टार्टिंग में, देखो ना 1123 है. एंडिंग में हमारे पास कैपिटल 12,000 है. प्रॉफिट है कि लॉस कुछ 6,000 है. अब क्वेश्चन ये आ रहा था सर ये 6,000 हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है. अगर लॉस होता देखो ब्रैकेट में ये भी दिखाया होता, ब्रैकेट पे नहीं है, दैट मीन्स दिस वन इज आवर प्रॉफिट अमाउंट, नेट प्रॉफिट अमाउंट. देन फ्रेश कैपिटल हमें दिया है 1200. हमें ड्राइंग जानना है. देखो समझाता हूं यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना. इसको रफ करते जगह बनाते हम जब फाइनल अकाउंट में लिखते हैं कुछ इस तरीके से, पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं दैट इज 24,000. क्लोजिंग कैपिटल आउटर कॉलम में आता है सर, दैट इज अभी जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग है 12,000. ओके, फिर 12,000 होने के बाद प्रॉफिट लॉस 6,000 का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है. और सर फ्रेश कैपिटल 1,200 रुपए का है. हमें ये जानना है ड्राइंग का अमाउंट जानना है, ड्राइंग का अमाउंट. आप इसको अपोजिट सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. मतलब क्या करोगे 24,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 माइनस 12,000 कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा दैट इज 19,200. 19,200. 17 का आंसर आएगा 19,200. समझा क्या क्या मैंने? इन सबको एडिशन करो, इसको माइनस कर दो. एक क्वेश्चन अप्लाई किया और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया हमने. नेक्स्ट वन, जर्नल एंट्री ऑफ वेजेस 10,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. पूछ रहे हमने 10,000 का मशीन इंस्टॉल करने के लिए पेमेंट किया है, बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर रखो, वेजेस पे करे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब ये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा विच इज एड ऑन द मशीन अमाउंट. तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये हमारा एंट्री बनेगा. इसके लिए वेजेस अकाउंट नहीं आएगा. वेजेस अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वेजेस वर्ड यूज करते हैं हम लोग. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने मशीन को सेट करने के लिए लगाया हुआ है, नया नया मशीन को, इसलिए एंट्री बोलेंगे. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ढूंढा ऐसा कुछ है क्या? ये देखिए ये वाला ही है 18 का B1 मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्लियरली लिखा हुआ है. अगला क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शो. बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? भाई हमें सीखा है कॉमन सेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. ऐसा कुछ है क्या? ये देखो इनकम ऑफ बिजनेस, एसेट नहीं, लॉस नहीं, एक्सपेंस नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों डेबिट बैलेंसेस है. ये इकलौता क्रेडिट बैलेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री. एज अ कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा रिकॉर्ड होता है? देखो पहला बोला है 1,000 बैंक में हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला. इसका बेसिक एंट्री क्या होगा सर? एंट्री होगा कि सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. ठीक है, फिर ये है चेक 2,000 का मिला और ऑन द स्पॉट हमने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया. मतलब नॉर्मली ये बैंक वाला पार्ट है, कॉन्ट्रा इसमें कैश एंड बैंक नहीं आएगा. ये देखो हमें पहले 3,000 का चेक मिला था, उसको हम ऑन द स्पॉट अब तक डिपॉजिट नहीं किया, मतलब चेक कैश मिला मानूंगा, बाद में डिपॉजिट करूंगा उसको. ये 11th में हमने, जब मैं 11th के क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोग को सी में इंटर में करवाते वक्त भी, आप लोग लगता है कि 11th का पढ़ाई करें, बट आप लोग ये भूल जाते हो कि 11th ही बेस था हमारा. तो जिनका क्लियर नहीं था हमने बेस से पहले करवाया, जिन बच्चों ने बेसिक वाले सम किए रहेंगे, और मैंने बताया था क्वेश्चन सेकंड वाला हमारा उसमें था कि पहले चेक मिला था वो रखा हुआ है, अब उसको डिपॉजिट कर रहा हो, तो वी आर ट्रीटिंग कि यस हमने कैश डिपॉजिट कर रहे हैं. तो कैश और बैंक दोनों आ गया इस एंट्री में, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, दैट इज दिस वन. सेम डे पे कर दिया तो नो कॉन्ट्रा, सेम डे पे नहीं किया तो कॉन्ट्रा. ध्यान रखना, ये छोड़ देता हूँ, डायरेक्टली कस्टमर ने पेमेंट किया है तो कैश आया ही नहीं, डायरेक्टली बैंक में पैसा आ चुका है तो कैश बैंक नहीं आया, सिर्फ बैंक आएगा. पता है ना कॉन्ट्रा एंट्री से बोलते हैं भाई, मुझको पता है ना, मतलब मालूम पड़ा सीए में एंटर कर, पता ही नहीं कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. जिस एंट्री के अंदर कैश एंड बैंक दोनों बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. आ जाओ गुड्स कॉस्टिंग, मस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे इस 21. ध्यान देना, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 का हमने पेड किया 45 है, कितने का? 60,000 का हमने पेड कितने का? 45. आफ्टर रिसिप्टिंग अ कैश डिस्काउंट 9,000 का. तो हमें जानना क्या है? परसेंटेज ट्रेड डिस्काउंट का. क्वेश्चन ध्यान सुनना, आपको 60,000 का परचेस अमाउंट दिया है, आपने पेमेंट ओनली 45 किया है,
और क्वेश्चन में बता के दिया है कि कैश डिस्काउंट 9000 है, लेकिन कैश डिस्काउंट का रेट नहीं जानना है हमें, हमें ट्रेड डिस्काउंट का रेट जानना है। लेकिन सर ट्रेड डिस्काउंट तो अमाउंट ही नहीं दिया है, मैं बताया ही नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट पे कर रहे हैं, बताया है, इनडायरेक्टली बताया हुआ है। अगेन 11 का बेसिक क्वेश्चन है, समझा तो ध्यान दीजिए, यही करके दिखाता हूं आपको। 60,000 का अमाउंट है, ठीक है, हमें जो है कैश डिस्काउंट 9000 का मिला और उसके बाद हमने 45 पे किया है। कॉमन सेंस अप्लाई करो जरा, 60,000 माइनस 9000 करो तो आना चाहिए 51 ना, 51 पे करना चाहिए ना, पे कितना गया 45। इसका मतलब हमने और भी डिस्काउंट दिया हुआ है, और हमें मालूम है हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके बाद कैश डिस्काउंट होता है। ओके, पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके बाद क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। इसका मतलब है हमने कुछ तो ट्रेड डिस्काउंट किया है सर, तो कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं 9000 डिस्काउंट नहीं देता तो कितना पे करना पड़ता, तो 45,000 प्लस 9000 करने में मुझे मालूम पड़ता है 54,000 मुझे पे करना पड़ता था। अगर 9000 का मुझे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता तो मुझे कितना पे करना पड़ता, 54,000। बट डिस्काउंट तो मिल गया, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, 6000। 6000 is your trade discount amount and we required percentage of trade discount. तो सर 6000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10% इज योर आंसर। 10% इज योर आंसर। 21st का आंसर रहेगा B1। फिर रिपीट करो, ध्यान देना, आपने पेमेंट किया 45, 9000 डिस्काउंट देके, इसका मतलब 54 पे करना चाहिए था, बट हमने 54 ही किया, तो दोनों डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिस्काउंट का अमाउंट मिल गया, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, आपके सामने का परसेंटेज मिल जाएगा। दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन था, चलो इसका रफ कर लेते हैं। अगला, विच द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन, इसमें से कौन सा एरर ऑफ ओमिशन है। ओमिशन मतलब भूल जाना सर, एंट्री ही भूल गए, लिखा ही नहीं, उसमें दो ओमिशन होता है, कंप्लीट ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। पार्शियल में आधा एंट्री बोले, आधा एंट्री लिखा, कंप्लीट में पूरा ही भूल गए, बोला कर लो। देखते क्या है, ढूंढते। सेल्स ऑफ 5000 रिटर्न इन द परचेस जर्नल बुक, गलती तो हुई है, सेल्स की जगह पे परचेस में लिखा, लेकिन लिखा तो है, तो ये एरर नहीं है, ओमिशन वाला छोड़ दो इसको। वेजेस पेड टू श्याम डेबिटेड टू हिज अकाउंट, अगेन हमने गलती की है, लेकिन की तो है, एंट्री तो किया है, तो ये भी आंसर नहीं है। The total of sales journal has not been posted to sales account. आइला लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, यही तो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये छोड़ दो। 22nd का C1 लिखा ही नहीं है, ठीक है। आगे, a credit sale of goods to Amir, 600 रिकॉर्ड इन परचेस बुक इन द रेक्टिफाई एंट्री। अच्छा, बोलना क्या, सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, ध्यान सुनना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। हमने उधारी बेचा अमीर को, तो एंट्री बनना चाहिए अमीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस सर नो, एंट्री बनना चाहिए अमीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बोल रहे हैं 600 रुपए रिकॉर्ड किया परचेस बुक में, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेस, क्या परचेस में करना था क्या, नहीं सर, कहाँ करना था, सेल्स बुक में। कहाँ करना था, सेल्स बुक में, हमने कहाँ कर दिया, परचेस बुक में सर। तो अब इस गलती को सुधारनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोला है कि हमने क्रेडिट सेल किया अमीर को, बट 600 रुपए रिकॉर्ड किसमें किया, परचेस बुक में, किसमें रिकॉर्ड कर दिया हमने, परचेस बुक में। इसका मतलब है कि अमीर में लिखना चाहिए था, में लिखा ही नहीं सर। अब पहली बात तो अमीर में आना चाहिए कितने का, 600, तो सर अमीर को सबसे पहले हम 600 से डेबिट करेंगे, पहला काम अमीर में आना चाहिए 600 रुपए डेबिट, तो हमने 600 रुपए कर दिया। अब दूसरी बात, आपने क्या कर दिया है, परचेस बुक में डाल दिया है, उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो सर इसको भी हटाने के लिए हम परचेस अमीर में और 600 ऐड कर देंगे, टोटल अमीर में ऐड कितना कर रहे हैं हम, 1200 रुपए, तो कितना होगा टोटल 1200 रुपए। तो ऐसा कुछ है क्या, देखो अमीर डेबिटेड 1200, ये देखो ये वाला है, ये देखो ये वाला है। हमने इन शॉर्ट क्या किया है ना, हमारा एंट्री होना चाहिए अमीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने एंट्री पास कर दिया परचेस टू अमीर, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने एंट्री क्या पास कर दिया, परचेस टू अमीर, और मारना क्या चाहिए था, अमीर टू सेल्स। तो जहां अमीर डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट किया पहले 600 से, अब अमीर क्रेडिट हुआ है, खत्म करने के लिए उसको डेबिट में लाना पड़ेगा, तो हमने वापस से अमीर को डेबिट किया। तो दो बार डेबिट करेंगे हम, एक बार करना चाहिए बोले करेंगे, एक बार क्रेडिट में था, खत्म करने के लिए डेबिट में करेंगे, तो दो बार आपका डेबिट में आ जाएगा।
ठीक है। और सेकेंड तरीका इसका एक और होता है क्या, जैसे कि हमारा करेक्ट एंट्री जो होना चाहिए था वो था सर हमारा अमीर टू सेल्स, ठीक है। जो हमारा रॉन्ग एंट्री हमने पास किया है वो पास किया है परचेज टू अमीर, ओके। अब करेक्ट का रिवर्स एंट्री जो हम पास करेंगे वो है सेल्स डेबिट टू अमीर। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है सर। आगे बढ़ते हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 23 था। आगे बढ़ते हम लोग अभी 24 पे। परचेस ऑफ मशीनरी वॉथ ₹5,000 वॉज ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट द रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा, हमने मशीन खरीदा है, लिखना ही भूल गए हैं। अगेन रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, लिखना ही भूल गए हैं, तो अब लिख देंगे यार। हमने मशीन परचेस किया है और लिखना ही भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे अभी, बराबर है। ऐसा कुछ है क्या, देखो परचेस अकाउंट में तो आएगा ही नहीं कि मशीन खरीदा ना, मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन आना चाहिए, परचेस तो नहीं आएगा। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यस सर। हम लिखे नहीं, हम लिख देंगे पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। फिर भी और देखते हैं हम, मशीन अकाउंट क्रेडिट कैसे होगा, मशीन तो डेबिट होना चाहिए सर, मशीन तो डेबिट होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा, भी नहीं आएगा, मतलब बचा क्या सर, दिस वन, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आगे बढ़ते, गुड्स परचेस अकाउंट, गुड्स परचेस फ्रॉम द ए फॉर 2000 पास थ्रू सेल्स बुक। अरे यार, तुमने परचेस किया है, दिखाया है सेल्स के अंदर, परचेस किया है बट दिखा दिया सेल्स के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ इस गलती से। अच्छा, इसका रिजल्ट पूछ रहा है ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से बता रहा हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, परचेस 2000 का है, आपने दिखा कहाँ दिया है, सेल्स बुक में। परचेस क्या 2000 का, बट दिखाया कहाँ पे अपने, सेल्स बुक में। तो इससे गलती से क्या इफेक्ट होने वाला है सर, पहली बात तो आपने सेल्स में दिखाया है और ये परचेस में आना चाहिए था। जब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा तो परचेस बढ़ाऊंगा और सेल्स कम करूंगा। यस, रेक्टिफाई करने की बात पूछ रहा है वो, ये नहीं बोल रहा है इस गलती से क्या होगा, बोल रहा है गलती को रेक्टिफाई जब करेंगे तब क्या होगा। तो सर जब मैं रेक्टिफाई करूंगा, गलती से मैंने सेल्स बढ़ाया तो उसको कम करूंगा अब मैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है। अब यहाँ पे परचेस में लिखा नहीं था, अब लिखूंगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इनकम कम हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज के डिक्रीज। क्वेश्चन सुनो यार पहला, आपका सेल्स कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इनकम कम एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट की लॉस, सर डेफिनेटली लॉस होगा अपने को, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है कम हो जाएगा। आंसर आएगा 25 का फर्स्ट वन, ठीक है, 25 का फर्स्ट वन। आगे बढ़ते, और मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट जाएगा, उसके अंदर हमारा जो रिमेनिंग 20-25 क्वेश्चन खत्म करेंगे हम लोग। 50% हमने खत्म कर दिया, 25 क्वेश्चन। द अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन, अकोमोडेशन ऑफ बिल, मुझे पैसे की जरूरत, तुझे पैसे की जरूरत, चल हम साथ में मिले बिल ड्रॉ करते हैं, बैंक में डिस्काउंट करते हैं, पैसा आपस में रख लेंगे। तो वो सिचुएशन कब आता है, जब सब दोनों को पैसे की जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हेन बोथ पार्टीज, ये वाला। इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय को वेंचर, तो हम क्या मानते हैं, डेफिनेटली उसको इनकम मानते हैं, चाहे वेंचर लेके जाए या कोई और लेके जाए, पैसा मिलने से मतलब है तो हम उसको इनकम मानते हैं। ऐसा कुछ है क्या, हाँ है ना, फर्स्ट ये 27 का ए सम। कुंतल ड्रॉ किया श्याम के पास 7,000 का बिल, कुंतल ने इंडोस किया राम को, राम ने इंडोस किया रहीम को, तो पेई उसको बोलते हैं, पेई उसको बोलते हैं एट द एंड बिल, जिसके पास इसको पैसा मिलने वाला उसको पेई बोलते हैं। यहाँ पे एट द एंड बिल रहीम के पास है, तो रहीम इज अ पार्ट ऑफ पेई सर। 28 का 4-1। 29, ए एंड बी ने एक जमीन खरीदा 30,000 का, उसको बेच दिया इन्होंने 60,000 में, और स्टार्टिंग में इन लोगों ने 12,000 8,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था। तो पूछा बता प्रॉफिट कितना, उससे हमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं मिलता प्रॉफिट जानने के लिए। इन्होंने बोला है 30 का लैंड था, बेचा 60 में, तो एट द एंड वेंचर का प्रॉफिट, पूरे फॉर्म का प्रॉफिट जो 30,000 का होगा, दैट इज A1। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, जो आपको कैपिटल देना गुमराह करने के लिए दिया है, बट हमें गुमराह नहीं होना है। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। Which of the following is are the basic feature of joint venture? जॉइंट वेंचर का बेसिक फीचर कैसा, कम टाइम के लिए बनता है, एक छोटे से काम के लिए बनता है, हो गया काम खत्म, तू कौन मैं कौन, टाटा बाय बाय। तो देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है क्या, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर शेयर बिटवीन को वेंचर इन द एग्रीगेट रेशियो। डेफिनेटली सर, जो दोनों के जो रेशियो डिसाइड हुआ रहेगा उस रेशियो में डिवाइड होगा प्रॉफिट। अगर रेशियो डिसाइड नहीं हुआ रहेगा तो इक्वल में, एज यूजुअल अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म।
को वेंचर में और में हो सकता है कि मैं बोलता हूँ पैसा नहीं है, मैं सामान लेकर मेरे पास पड़ा हुआ है, सामने बोले मेरे पास सामान है पैसा लेकर आऊंगा, डिपेंड करता है, ये भी हो सकता है सर। जॉइंट वेंचर डिसॉल्व वंस पर्पस, हाँ जो पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर बनाया जाता है वो पर्पस अगर खत्म हो गया तो जॉइंट वेंचर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तीनों भी फीचर्स दैट इज ऑल ऑफ द अबव, तीनों भी फीचर्स दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, जिस पर्सन को हम बिल इंडोज कर, तो क्या कहते हैं उसको, इंडोजी कहते हैं सर। जिसके नाम पे हम बिल ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इंडोजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इंडोजी कहते हैं। 31 का 1। अगले क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, ए एंड बी इंटर कर रहे एक जॉइंट वेंचर में, प्रॉफिट लॉस शेयर करने 3:2 में रेशियो बता के दिया हुआ है। हमने 2 लाख का एक गुड्स खरीदा है, बनाता मैं जॉइंट वेंचर, पूछा क्या पहले पढ़ लूँ। अच्छा, प्रॉफिट निकालना है पहले जॉइंट वेंचर का, उसमें से ए का शेयर पता करना है। तो मैं यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता हूँ आप लोग के लिए। सबसे पहले 2 लाख का परचेस किया है, कॉस्ट में आ गया, फिर 95% हमने 2,50,000 में सोल्ड कर दिया। 2,50,000 सेलिंग अमाउंट है, ध्यान रखना। 95% हमने सोल्ड किया हुआ है। ओके, उसके बाद ए को 1% कमीशन मिलेगा परचेस के ऊपर, तो परचेस है 2 लाख, 2 लाख का 1% दैट इज इक्वल टू 2,000, बरोबर। फिर बी को 5% मिलेगा सेल्स के ऊपर, दैट इज 2,50,000 का 5% निकालने पे आता है 12,500 रुपए। ओके, अब बोल रहा है, अब बोला क्या है यहाँ पे 80% बिल। अब एक चीज समझा दूं मैं आपको, 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हुआ 2 लाख का 80% इज 1,60,000। 1,60,000 का बिल बनाया गया, 150 मिला, तो 10,000 का डिस्काउंट अमाउंट है, बट वो 10,000 गलती से यहां मत लिख देना और आंसर रॉन्ग हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे मैं जॉइंट वेंचर से लिंक वाली चीजें लिखना है, वो उन्होंने एक्स्ट्रा पार्ट के वो अलग पार्ट है, वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो आप पहले इसका प्रॉफिट निकालते सर, तो 2,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 2,000 माइनस 12,500, हमें मिल रहा है 35,500। अब बहुत सारे बच्चे जो है ढूंढने के हमारे एमसीक्यू में 35,500 कहाँ है, बट एक्चुअली आंसर है ही नहीं। सर क्या बोल रहे हो, हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर, तो ये तो ए और बी दोनों का है, हमें ए का चाहिए, और ए का रेशियो 3, दैट इज डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल करने पे 21,300 इज योर आंसर, दैट इज B1। समझा कॉन्सेप्ट क्या है, समझा कॉन्सेप्ट। पहले फाइनल आंसर निकालो। अब इसमें गड़बड़ एक था आपका क्या, ये वाला 10,000 का, तो इसको ध्यान नहीं देना, ध्यान रखना। जॉइंट वेंचर में डिस्काउंट ऑफ बिल वाला पार्ट नहीं आता है बॉस, याद रखिएगा इस बात को। ओके डन, 32 का बी आंसर है। आते 33 पे, 33 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज अलाउड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी। कौन सा कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को होता है, फॉर द इनकरेज कंसाइनी पुटिंग अप हार्ड वर्क। 3 टाइप का कमीशन है सर, नॉर्मल कमीशन, delegate commission, overriding commission. Delegate for the bad dates, normal is for the doing work as a consignee. एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, कॉल्ड इज ओवरराइडिंग, एक्स्ट्रा काम देने के लिए, एक्स्ट्रा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करवाने के लिए। तो ओवरराइडिंग इज appropriate answer for this question, that is question number 33. okay, next one, x ने बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का म्यूचुअल अकोमोडेशन। भाई मैं x टू y, हम दोनों साथ मिलकर बिल बनाएंगे और बिल डिस्काउंट करेंगे, और एट द एंड में जो पैसा बनता है हम आपस में बांट लेंगे। तेरे में बिल ड्रॉ कर रहा हूं, तो एट द एंड जब बनेगा तो जाके तू एट द एंड में पैसा जाके दे देना, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। मतलब मैं ड्रॉवर हूं तो ड्रॉ भी है इस सिचुएशन में, अकोमोडेशन में हम साथ में पैसा लाएंगे। 1 लाख में से मान लो मैं मिला 80,000 रुपए, 40 में रखूंगा, 40 तू रखना, ठीक है। 50 समय तेरे को दे के रखूंगा, ताकि एट द एंड जब पेमेंट लेने के लिए बैंक वाले तेरे पास आए तो तू पेमेंट कर देना 1 लाख पूरा। स्टोरी के अंदर ये आंसर था। अब दोनों यहाँ पे एक्स ने बिल के ऊपर वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का, साइन हुआ, 2:1 का डिस्कशन हुआ, बैंक में डिस्काउंट भी हुआ 1,69,200, मतलब कुछ 180 और 169,200 के बीच का डिस्काउंट अमाउंट है। 1/3 वाई को देना है, 1/3 वाई को दूंगा मैं बिल ड्रॉ किया, 2/3 अपने पास रखा, 1/3 मैंने वाई को दिया कि भाई ले पैसा रख। पूछ क्या रहा है, हाउ मच मनी शुड बी रेमिटेड बाय एक्स टू वाई टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैं एक्स वाई को कितना अमाउंट दूं कि जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा बिल वाई के पास उतना पैसा हो। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देखना ही नहीं है, कितने का बिल था उसमें तुम्हारा कितना हिस्सा, उसका कितना हिस्सा देख लो। बिल था 1,80,000 का, एज अ इस पूछा एक्स ने वाई कितना देगा ना, एक्स का हिस्सा है 2, 1,80,000 में से 2 हिस्सा आउट ऑफ 3 हिस्सा
पे करेगा एक्स वाई को, दैट इज 1,20,000 इज योर एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट सब दे दिया, और एडमिन पूछा कि भाई डिस्काउंट को साइड में रखो, फिर सिर्फ इतना बताओ कि एक्स वाई को पूरे बिल का अमाउंट कितना पे करेगा वाइल मैच्योरिटी, मतलब जब पेमेंट करने की बारी आएगी बिल का। ओके आगे, राजू ने ड्रॉ किया बिल 25 अक्टूबर को 90 दिन के लिए, बताओ मैच्योरिटी डेट क्या आएगा। जनवरी के में दिख रहे हैं, डेफिनेटली इस बार 26 जनवरी क्वेश्चन हो सकता है। कैलकुलेशन करते हैं अपन, हमें 90 डेज चाहिए बराबर, 90 डेज को पूरा यूज करना है सर, यहां लिखो मैं, ओके बराबर है, दिख रहा है 90 डेज हमें यूज करना है सर। सबसे पहले अक्टूबर मंथ है बराबर, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 31 डे होता है सर, 31 डे होता है, जिसमें 25 दिन यूज हो चुका है, मतलब 31 माइनस 25 करने पे 6 दिन हम अक्टूबर का यूज करने वाले हैं, बचा कितना 84। अक्टूबर का नवंबर, नवंबर से 30 दिन होता है, नवंबर का 30 दिन अगर यूज हो गया तो बचा कितना 4 और 5। फिर दिसंबर, दिसंबर का सर हम 31 डेज यूज करते हैं, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2 बराबर। अब 23 जनवरी आ रहा है, 23 जनवरी आ रहा है, जिसमें 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करते तो 26 जनवरी होता है, और 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलिडे, और पब्लिक हॉलिडे आ गया तो सर प्रायर टू मैच्योरिटी डेट इज योर मैच्योरिटी डेट सर, दैट इज 26 नहीं होगा 25 इज योर आंसर, है क्या, हाँ है ना सर, समझा, 25 इज योर आंसर सर। चलिए आगे सर, कौन सा कंसाइनमेंट विच क्लास ऑफ अकाउंट, भाई कंसाइनमेंट क्या फॉलो करता है रूल, कंसाइनी इज अ नेम ऑफ पर्सन, तो पर्सनल फॉलो करता है, कंसाइनमेंट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल। जब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के एमसीक्यूज किए हैं वहां पे डिस्कशन किया है, मैं फिर कहता हूँ फाउंडेशन के एमसीक्यूज करो, खुद ज्यादा ईगो मत आओ कि मैं इंटरमीडिएट में हूँ फाउंडेशन की पढ़ो, भाई फाउंडेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे हैं, यहाँ तक कि एमसीक्यू सारे सेम ही है, तो फाउंडेशन के एमसीक्यूज करो, बहुत हेल्पफुल देगा आपको। आगे, डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन डिस्काउंटेड, नोटिंग चार्ज कौन पे करता है। एक बात बता तुम्हें, जब बिल डिस्काउंट किया तो बैंक के पास बिल पड़ा होगा, तो जो भी इश्यूज होगा बैंक ही पे करेगा पहले, फिर बैंक रिकवर करेगा ड्रॉवर से, और ड्रॉवर रिकवर करता है ड्रॉवी से, तो इनिशियली बैंक ही पे करता है नोटिंग चार्ज पब्लिक को, तो यस फर्स्ट ऑफ ऑल पेड बाय द बैंक होगा। गिन चुन के 10 से 12 एमसीक्यू से थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे लगता है कि 10-12 एमसीक्यू अपने हो जाने के बाद लगभग हमारा 50 एमसीक्यू के आसपास कवर हो जाएगा। अभी तक हमने कुछ 30 to 35 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट जाएगा अपने को, फिर इसके अंदर हमारा ये 50 एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। 50 एमसीक्यू सोचो, 50 एमसीक्यू एफए खत्म हो जाएंगे हमारे। आगे बढ़ते, मिस वी ने ड्रॉ किया एक ट्रेड बिल 25,000 का 6 महीने के लिए मिस्टर एम के ऊपर, 1.5 महीना अपने पास रखने के बाद मिस्टर वी को पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो उसने बैंक में डिस्काउंट करवाया 10% पे, तो बताओ डिस्काउंट ऑफ द बिल इज, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है वो, सुनिए सुनिए, अमाउंट है 25,000 का, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। अब ध्यान देना, उस बिल को मैच्योर होने के लिए कितने मंथ बाकी वो देखना पड़ेगा। बिल था 6 महीने का, जिसमें से 1.5 महीना खत्म हो चुका है, तो बचा कितना 4.5, यस सर नो, 4.5 मंथ बचा है सर, 4 + 5 और 6, तो इतना आपको निकालना है। 25,000 पे 10% है, 4.5 मंथ बचा है, आउट ऑफ 12 मंथ इज इक्वल टू 937.5, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, है ना सर, ये देखो मिल गया आंसर, मिल गया सर, 937.50 आंसर आपका रहेगा। 38 का डिस्काउंट अमाउंट, 39 6 महीने का बिल ड्रॉ किया, अगेन 15,000 का म्यूचुअल एकोमोडेशन पे है, एक्सेप्ट किया एच ने, एस ने डिस्काउंट कर दिया बिल सेम डे पे 10% पे, तो पूछ रहा है रेमिट 1/3 प्रोसीड टू एच। ओके क्वेश्चन सुनो, तो डिस्काउंट टू बी बॉर्न बाय एस कितना बॉर्न कर, पहले समझो, यहाँ पे एच और एस के बीच में काम चल रहा है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हुआ, पढ़ो फिर से एक बार, मिस्टर एस ने ड्रॉ किया एच के ऊपर 15,000 का अकोमोडेशन पे, एंड द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्ट भी हो गया, एस ने डिस्काउंट किया सेम दिन पे, बैंक का 10%, रेमिट 1/3 आएगा, सिंपल आंसर। मतलब क्या बोल रहा है कि एच और एस में अकोमोडेशन हुआ, एच ने ड्रॉ किया,
एस एक्सेप्ट किया, अब एच जा करके बैंक में बिल डिस्काउंट कर दिया, पैसा आया, तो जो डिस्काउंट अमाउंट हुआ रहेगा बैंक में, उसमें से कितना अमाउंट एस बेयर करेगा। तो जितना अमाउंट एच एस को पे करने वाला है उतना अमाउंट बेयर करवाएगा डिस्काउंट का भी। तो मैं एस को 1/3 देने वाला अमाउंट हूं, तो उतना ही अमाउंट उससे डिस्काउंट का भी एडजस्ट करूंगा। मतलब पहले मुझे जाना पड़ेगा टोटल डिस्काउंट अमाउंट है कितना, उसमें से 1/3 इज अ पार्ट ऑफ आंसर। तो सर मुझे भी पहले डिस्काउंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालूंगा? टोटल 15,000 अमाउंट है बिल का, मल्टीप्लाई 6 मंथ किया था और ड्यूली एक्सेप्ट भी हुआ, डिस्काउंट द सेम डे उसी दिन कर दिया, 10% है उसी दिन कर दिया 6/12, 15 और मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12 करने पे 750 आ रहा है। 750 इज अ टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जिसमें से सिर्फ 1/3 बेयर करने वाला है हमारा सामने वाला पार्टी। तो इसका 1/3 कितना होता है? टू मिस्टर एच, हाँ, मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 250। आंसर है क्या? वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है अपने से? क्या रॉन्ग हो रहा है बॉस? फिर से पढ़ते एक बार क्या? अच्छा रुको, वेट वेट, द डिस्काउंट टू बी बॉर्न बाय एस पूछा है, मैं कितना बॉर्न करूंगा? मैं तो एच का निकाल दिया यार। 1/3 इज एच का, हमें किसका चाहिए? एस का चाहिए। प्लीज प्लीज ध्यान दो क्वेश्चन फिर से। रेमिट 1/3 प्रोसीड टू एच, 1/3 हम एच को देने वाले हैं, तो अपने पास हम कितना रखेंगे? 2/3 रखेंगे। क्वेश्चन एस का है, मैं बोला एच का पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एस का कितना होता है? 2/3। तो 750 मल्टीप्लाई 2/3 500, ये वाला। प्लीज ध्यान, फिर से रिपीट करता हूं मैं। बिल था 15,000 का, 10% है 6 महीने का अकॉर्डिंग, टोटल डिस्काउंट है 750। पूछ रहा है एस कितना बेयर करेगा, तो यहाँ पे एच पहला है, फिर एस है, इनका रेशियो जो है 2:1 का है। तो सर हमें पूछा है ये वाला, तो 750 मल्टीप्लाई 2/3, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर था सर। चलिए आगे बढ़ते सर हम लोग, तो इसका आंसर रहेगा 500। लास्ट 10 क्वेश्चन। अब परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड बाय, परफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको बेचता है? कौन किसको बेचता है? कंजाइनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है सर ये। सर कंजाइनर कंजाइनी को बेचता है, कंजाइनर कंजाइनी को, दैट इज ये वाला। नेचर ऑफ कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनी अकाउंट विल बी, कंजाइनमेंट नॉमिनल होता है, कंजाइनी पर्सनल होता है, नॉमिनल एंड पर्सनल, ये देखो पहले वाला ही है 41 का फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन 42, कोलकाता सेंड किया 400 बैग, ओ हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 400 बैग भेजा उसने, 200 रुपये कॉस्टिंग में, कंजाइनर खर्चा 2000 है, नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर 2000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपये है, 300 बैग भेजा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ कंजाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सुनिए ध्यान से, हमने भेजा 400 मल्टीप्लाई 200, दैट इज 4 2 8, 1 2 3 4, 80,000 का गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट है। कंजाइनर एक्सपेंसेस 2000 का है, यहाँ लिखो क्या क्लोजिंग निकालने के लिए, लिखता पड़े यहाँ पे। कंजाइनर का 2000 है, नॉन सेलिंग 2000 है, और सेलिंग 1000 रुपये है। अच्छा ठीक है, मैं वर्किंग करता हूँ डायरेक्टली। तो सर इसमें से 80,000 ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, कंजाइनर एक्सपेंसेस भी आता है 2000 रुपये का ऐड होगा, कंजाइनर का नॉन सेलिंग भी ऐड होगा, दैट इज 2000 का, बरोबर। लेकिन सेलिंग एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा फॉर द क्लोजिंग पर्पस, तो ये होता है 84,000। ये 84 कितने यूनिट के लिए है, कितने स्टॉक के लिए है? 400 बैग के लिए है। हमारा क्लोजिंग कितना बैग बचा है? 400 में से आपने सर 300 बैग बेच दिया है, तो सिर्फ 100 बैग बचा हुआ है। तो सर 84,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 400 कीजिए, आपको आपका आंसर मिलना चाहिए 21,000। ढूंढना ऐसा कुछ है क्या आंसर? 21, 42 का आंसर है क्या? 21, हाँ है ना सर, देखो T1। समझा कॉन्सेप्ट? बस सेलिंग एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा, उसको हटा करके बाकी सब कॉस्ट इज फॉर द 400, वी रिक्वायर फॉर द 100 यूनिट, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते, तो ये 21,000 आंसर था हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स विल सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस विच इज 20% अबव कॉस्ट है। 1/5 of the goods 60,000 were damaged in transit, find out the invoice price of goods sent on consignment। अच्छा हमें इस बार डैमेज कॉस्ट दिया है, देखिए 60,000 जो है वो 1/5 है, ठीक है, जो डैमेज हो गया है।
और कॉस्टिंग अमाउंट हमें जानना है गुड्स सेंड कितना होगा। ये 1/5 है कॉस्टिंग अमाउंट, जो डैमेज है ये कॉस्टिंग है, तो क्या मुझे 4/5 मिल सकता है? मतलब इन शॉर्ट मैं पूरा 5 हिस्सा पता कर सकता हूँ क्या? तो क्या करूंगा मैं, 60,000 मल्टीप्लाई 5 कर दो, आपको आपका आंसर मिलेगा टोटल 3 लाख का कॉस्टिंग हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट किया रहेगा। 3 लाख का कॉस्टिंग गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट किया। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनवॉइस प्राइस क्या होगा? तो सर नॉर्मल सेल इज इक्वल टू सी प्लस पी वाला फॉर्मूला, 20% ऑन अबव कॉस्ट है, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 100 मानेंगे क्योंकि 20% अबव कॉस्ट बोला है, तो ये 120 हो गया। हमें कॉस्टिंग मालूम है 3 लाख का, हमें सेलिंग जानना है, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 3,60,000। ठीक है आंसर, ये देखो ये वाला 43 का C1, 43 का C1। होप सो समझा होगा, फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन बोला है कि 60,000 डैमेज हुआ है जो कि 1/5 हिस्सा है, तो पूरे 5/5 हिस्सा कितना हो जाएगा सर? 60,000 मल्टीप्लाई 60,000 इज 1/5 हिस्सा, तो 5 हिस्सा जानना है, तो 60 मल्टीप्लाई 5 किया तो 3 लाख का हमने भेजा यहां से गुड्स कॉस्टिंग प्राइस, उनको रिक्वायर्ड है इनवॉइस प्राइस, तो कॉस्टिंग मालूम पड़ेगा तो इनवॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो सेल इज इक्वल टू सी प्लस पी है, प्रॉफिट 20% है, ऑन कॉस्ट था इसलिए कॉस्ट को 100 माना, सेलिंग हो गया 120। मुझे कॉस्टिंग मालूम है इसलिए मैंने कॉस्ट के नीचे लिखा 3 लाख, मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज 3,60,000। चलो आगे बढ़ते फटाफट फटाफट, गिन चुन के 4-5 क्वेश्चन बचा है सर अपना। एक्स कोलकाता सेंड आउट 100 बॉक्सेस टू वाई, कॉस्टिंग 200 रुपये का। अगेन सर निकालना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सुनो ध्यान से। 100 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 2 एकम 2, 1 2 3 4, 20,000 का गुड्स भेजा गया। कंसाइनर खर्चा ऐड होगा 4,000 का, कंसाइनर का नॉन सेलिंग ऐड होगा 900 रुपये का, सेलिंग वाला ऐड नहीं होगा, बरोबर। टोटल हमने गुड्स इतना भेजा था, दैट इज कितना हो गया 24,900 का हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किया। रास्ते में ही चोरी हो गया 110 गुड्स, रास्ते में ही चोरी हो गया 110 गुड। अब देखो, अब पहले लॉस का निकालना पड़ेगा, तो लॉस कैसे निकलेगा सर, 20 तो आएगा और कंसाइनर का 4,000 आएगा। कंसाइनर खर्चा तब होगा ना जब उस तक पहुंचेगा, उस तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले चोरी हो गया है, तो 24,000 टोटल कॉस्ट लगा था हमारा 100 बॉक्स के लिए, चोरी हुआ 110 बॉक्स, तो 100 में से 110 मतलब क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा सर, 1 बराबर ना, 110 बोला है, दैट इज 100 डिवाइड बाई 10 कर दो शायद तुम्हारा आंसर रहेगा 10, तो 10 प्रोडक्ट चोरी हुआ है। तो सर 24,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 करने पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है अपने को 2,400 का लॉस हुआ है, 2,400 रुपए का, मतलब 24,900 हमने यहां से भेजा, रास्ते में ही 2,400 का लॉस हो गया, तो उस तक पहुंचा रहेगा कुछ 22,500 का। सुनो, मैंने यहां से भेजा खर्चा करके 24,900 का, बराबर है क्या 20,000, हाँ, उसमें से रास्ते में ही 2,400 का लॉस हो गया, तो उस तक पहुंचा 22,500, 90 बॉक्स। 90 कैसा आया, 100 भेजा था, 10 चोरी हो गया, तो 90 पहुंचा उसके पास। और क्या बोला क्वेश्चन में, आगे जाकर के बोला है 110 चोरी होने के बाद 2/3 उस तक जितना गुड्स पहुंचा उसमें से 2/3 बेचा, उसमें से 2/3 90 पहुंचा था, मल्टीप्लाई 2/3 बेच दिया, 60 बेच दिया, 90 उस तक पहुंचा, 60 बेच दिया, तो क्लोजिंग कितना रहा होगा 30। आंसर निकाल दो मिल जाएगा, खत्म। 2500 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 90 आपको आएगा 7,500, दैट्स इट। हम लोग फिलहाल आज 44 MCQ पे स्टॉप करें क्योंकि यार चार्जिंग है नहीं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 45 से कंटिन्यू करेंगे। होप सो कुछ चीजें समझा होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से कीजिएगा, आपका लास्ट 44 का जो MCQ आंसर है B1 है 7,500। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर्स को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।